ये आज तक रेडियो है। हेलो, गुड इवनिंग। 9 जुलाई है। दिन भर में आप सभी का स्वागत। मेरा नाम नितिन ठाकुर। देश और दुनिया की निगाहें मॉस्को की तरफ हैं, जहां दुनिया के दो बड़े नेताओं के बीच मुलाकात हुई। बातचीत का दौर जारी है। तो मोदी पुतिन मीटिंग का सारांश क्या रहा? दिन भर में सबसे पहले इसी पर होगी बात। और रूस के बाद मोदी ऑस्ट्रिया जाएंगे, उस बारे में भी बात करेंगे। और इधर जम्मू में कल एक और आतंकी हमला हुआ। फारूक अब्दुल्ला से लेकर रविंद्र रैना जैसे स्थानीय नेताओं ने इसकी आलोचना की। इस कायराना हमले में शामिल सभी आतंकवादियों का सफाया किया जाएगा। पिछले कुछ दिनों में आतंकी वारदातें घाटी से जम्मू की तरफ क्यों शिफ्ट हो गई हैं, इसके बारे में समझेंगे। फिर बात करेंगे एक पिटीशनर से, जिन्होंने महिलाओं की पीरियड लीव पर एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। इस बहस की जड़ में क्या है, पूछेंगे उनसे। और भौचक में आपको बताएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली रकम की पहली किश्त मिलते ही 11 महिलाएं पति को छोड़कर क्यों भाग गईं। मगर पहले 60 सेकंड्स हेडलाइंस मानव से सुनते हैं। शुक्रिया नितिन। गौतम गंभीर बने टीम इंडिया के नए कोच। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने किया ऐलान। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सामने पीएम मोदी ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा और पेट्रोल डीजल पर रूस के सहयोग को सराहा। साथ ही पीएम मोदी को मिला रूस का सर्वोच्च सम्मान। पुणे में जीका वायरस के 2 और मरीज मिले। शहर में अब तक 15 केस। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों को जंगल में घेरा गया। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन है जारी। नीट लीक मामले में आज सीबीआई ने की बिहार से 2 और गिरफ्तारियां। वर्ली हिट एंड रन केस में मुख्य आरोपी मेहिर शाह हुआ गिरफ्तार। मोहनलाल बडौली को बीजेपी ने हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। हरियाणा में इसी साल होने हैं विधानसभा चुनाव। सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी खारिज। स्वास्थ्य के आधार पर मांगी थी बेल। यौन उत्पीड़न मामले में सूरज रेवन्ना की जमानत अर्जी खारिज। हाथरस भगदड़ कांड की एसआईटी रिपोर्ट पर योगी सरकार ने की बड़ी कार्रवाई। एसडीएम समेत 6 अफसर सस्पेंड। और जसप्रीत बुमराह चुने गए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। यह है दिन भर। मैं हूं नितिन ठाकुर। भारत रूस के बीच 22वें शिखर सम्मेलन का आज आखिरी दिन था। पहले प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच करीब 1 घंटे तक द्विपक्षीय बातचीत हुई और फिर दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल भी शिखर वार्ता में शामिल हुए। इससे पहले सुबह प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन साथ साथ नजर आए। पुतिन उन्हें इलेक्ट्रिक कार से हॉर्स शो के लिए लेकर गए। फिर मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में 2020 वर्ल्ड कप के फाइनल ओवर का भी जिक्र किया। आज का युवा और आज का युवा भारत आखिरी बॉल और आखिरी पल तक हार नहीं मानता है और विजय उन्हीं के चरण चूमती है जो हार मानने को तैयार नहीं होते। रूस की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज ही ऑस्ट्रिया दौरे के लिए रवाना होंगे। 1983 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद किसी भारतीय पीएम का यह पहला ऑस्ट्रियाई दौरा है और इसलिए वहां उनके स्वागत की जोरदार तैयारियां भी चल रही हैं। प्रधानमंत्री वहां पहुंचकर राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलेन और चांसलर कार्ल नेहमर के साथ बातचीत करेंगे। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच ट्रेड और सहयोग को बढ़ाने के लिए यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन भारत में प्रधानमंत्री मोदी के ऑस्ट्रिया दौरे को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी के नेता पंडित नेहरू के जमाने में भारत ऑस्ट्रिया रिश्तों की दुहाई देते हुए पीएम पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जैसे नेहरू फोबिया से ग्रस्त लोगों को भी इसे याद करना चाहिए। बहरहाल पीएम मोदी के इन दौरों पर बात करने के लिए हम पहुंचे दिल्ली के जेएनयू में सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर अमिताभ सिंह के पास। अमिताभ जी, भारत और रशिया के बीच कौन सी बड़ी डील्स को लेकर चर्चा हो रही है, थोड़ा ये बताइए, क्योंकि अब लोग पूछने लगे हैं कि मोदी जी गए हैं तो लाएंगे क्या। और ये भी बताइए कि किसी डील के फाइनल होने की भी संभावना है क्या? सबसे इम्पोर्टेंट डील जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो था कि जो डिफेंस डील है उसको और ब्रॉडन किया जाएगा। जैसे हो सकता है सुखोई सीरीज के और विमान आए, वो उस पर अभी कुछ क्लियर स्पष्ट संदेश नहीं मिला है। फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटॉमिक कोऑपरेशन, मतलब सिविलियन न्यूक्लियर कोऑपरेशन पर भी कुछ बात होगी। रोजाटम सेंटर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक साथ गए थे, जहां उन्होंने देखा। तो वैसी कुछ अपेक्षाएं थी, शायद वो अब तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें पूरी नहीं हुई है।
लेकिन एक बात तो स्पष्ट है जिस पर दुनिया की निगाह थी कि प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की वार्ताओं में यूक्रेन की समस्या पर कैसे उनका विचार होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि हम क्षेत्रीय अखंडता यानी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी संप्रभुता का हम सम्मान करना चाहते हैं और यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का भी हम रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत क्लियर था। लेकिन कुछ डिफेंस डील्स अभी भी अटकी पड़ी हैं, जैसे S-400 ट्रायम्फ एंटी मिसाइल बैटरी जो है, 2 बैटरीज अभी भी पेंडिंग है, मतलब डिलेड है। तो उस सेंस में अभी तक क्लैरिटी नहीं हुई कि क्या बात हुई है, लेकिन वो बात भी जरूर उठा होगा। अच्छा अमिताभ जी, ऑस्ट्रिया के साथ भारत के जो 75 साल पुराने कूटनीतिक रिश्ते हैं, उन्हें 75 साल होने जा रहे हैं, बड़ी बात है ये। और इस मौके पर प्रधानमंत्री जा भी रहे हैं ऑस्ट्रिया। तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि इन रिश्तों में कितनी गहराई रही है, हम एक दूसरे के कितने करीब रहे हैं। ऑस्ट्रिया से देखिए हमारे बहुत पुराने संबंध हैं। ऑस्ट्रिया उन देशों में है जो नाजी ऑक्यूपेशन के बाद मुक्त हुआ था, स्वतंत्र हुआ था और अपने आप को उसने पॉलिटिकली न्यूट्रल रखा। और ऑस्ट्रिया नेटो का सदस्य नहीं है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। एकमात्र उस रीजन में स्विट्जरलैंड के अलावा राज्य है जो नेटो का सदस्य नहीं है। तो उसकी जो नॉन अलाइनमेंट है, या यूं कह लें किसी का पक्ष नहीं रखने का जो उनका ये है, वो बहुत क्लियर है। और ऑस्ट्रिया से हमारे संबंध ज्यादातर फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में है और नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर्स में बहुत कम है। प्रोडक्ट्स जो हम उनसे इंपोर्ट करते हैं और ये बहुत मायने में इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि भारत का एक प्रधानमंत्री जो रूस गया है, वो एक वेस्टर्न कैपिटल वियना भी जा रहा है। तो इसका सांकेतिक संदेश ज्यादा है, न कि व्यापारिक या ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप पे कोई असर पड़ेगा। क्योंकि इस समय 9 तारीख से 11 तारीख के बीच वॉशिंगटन में भी नेटो की मीटिंग हो रही है, जहां राष्ट्राध्यक्ष नेटो के सारे जुटने वाले हैं। तो एक सांकेतिक संदेश भी जाएगा इस विजिट से कि प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ रूस के साथ वार्ताएं की या रूस के साथ खड़े दिखने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि एक वेस्टर्न कैपिटल भी गए हैं। तो वो इसका ज्यादा सांकेतिक असर के रूप में ही देखा जाए। अच्छा अमिताभ जी, अब डील की बात मैं ऑस्ट्रिया के प्रसंग में भी करना चाहूंगा। यहाँ भी कोई बात हो रही है? अब तक जो इंफॉर्मेशन है उसमें कोई मेजर डील तो नहीं है। और हमारा जो व्यापार है उनके साथ वो भी लॉन्ग स्टैंडिंग है, लेकिन वो भी बहुत बड़ा नहीं है। हालांकि ऑस्ट्रिया एक बड़ा देश भी नहीं है। तो कोई आउटस्टैंडिंग डील अभी तक ऑस्ट्रिया से अभी तक कोई टेबल पे नहीं है। इतना जरूर है कि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑस्ट्रिया के फेवर में है, यानी हम उनसे ज्यादा आयात करते हैं और हम निर्यात उनको कम करते हैं। करीब 180 करोड़ हमसे लेते हैं, डॉलर्स में लेते हैं, और 120 करोड़ हम उनको देते हैं। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड उनके फेवर में है, जो उसको बैलेंसिंग करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आउटस्टैंडिंग डील अभी तक कोई इंफॉर्मेशन उसकी नहीं है। जी, प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे, ये खबर है। तो ऑस्ट्रिया की तरक्की में इंडियंस का कंट्रीब्यूशन क्या है? वहाँ इंडियन डायस्पोरा किस कंडीशन में है? ऑस्ट्रिया में करीब 31 हजार भारतीय मूल के लोग रहते हैं। उनमें ज्यादातर जो हैं वो केरल से हैं और पंजाब से हैं, करीब आधे आधे। और जो वहाँ का जो सोशल सर्विस सिस्टम है, खासकर नर्सिंग में और पैरामेडिकल सर्विसेज में, वहाँ पर भारतीयों का बहुतायत है। ऑस्ट्रिया में चूंकि सिटीजनशिप को लेके बड़े डिफिकल्ट रूल्स हैं, इसलिए बहुत कम सिटीजन हैं। फिर भी आधे PIOs हैं, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, और आधे NRIs हैं, यानी भारतीय मूल के वहाँ लोग हैं, और आधे करीब वहाँ के सिटीजन हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग तबका है। अगर आप देखा जाए ऑस्ट्रिया की पॉपुलेशन तो करीब 90 लाख के करीब है। तो उसमें 30-31 हजार भारतीय हो तो एक साइजेबल नंबर है। और ऑस्ट्रिया एक छोटा देश भी है, करीब अरुणाचल प्रदेश इतना बड़ा एक देश है।
तो उस लिहाज से भारतीय या इंडियन डायस्पोरा एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है उनके सोशल सपोर्ट सिस्टम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी। वहीं पीएम मोदी को आज रूस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू अपोस्टल से सम्मानित किया गया। रूस ने 2019 में सम्मान देने का ऐलान किया था। अब बात जम्मू कश्मीर के कठुआ में कल सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले की। इस हमले में 5 जवान शहीद हुए, 5 जख्मी हैं। आतंकियों को पकड़ने के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन आतंकवादियों का कहीं कोई सुराग नहीं है। खुफिया जानकारी के मुताबिक जंगल में 2 से 3 आतंकवादी जरूर छिपे हुए हैं, इन्हीं की तलाश है। इस हमले में आतंकवादियों को किसी स्थानीय शख्स ने भी मदद दी थी, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। राजौरी में 2 दिन पहले भारतीय सेना के कैंप पर आतंकवादी हमले का मामला सामने आया था। इसमें भी आर्मी का एक जवान घायल हुआ था। सेना के शिविर पर गोलीबारी हुई थी और अंधेरे का फायदा उठाकर फिर आतंकी भागने में सफल रहे थे। दूसरी तरफ इस हमले के कुछ घंटों बाद चिनीगाम गांव में गोलीबारी की एक और घटना हुई। तो घाटी में इन दिनों लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। वहीं जम्मू में बढ़ते आतंकी हमले से गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हम पहुंचे जम्मू में मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर अशरफ बानी के पास। अशरफ, सबसे पहले बताइए, कठुआ में कल सेना के काफिले पर हमला हुआ था, इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया? और स्थानीय मदद की भी बात चल रही थी कि किसी ने मदद की आतंकियों की, अब तक क्या पता चला है हमें? जम्मू के कठुआ जिले में सोमवार दोपहर को हुए सेना के काफिले पर आतंकी हमला इस साल के बड़े आतंकी हमलों में शुमार किया जा रहा है। दरअसल इस आतंकी साजिश के तार 26 जून को कठुआ में ही हुए एक मुठभेड़ से जोड़े जा रहे हैं। उस दिन कठुआ में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास एक गांव में घुसपैठ कर चुके आतंकी जो है एक घर के भीतर पानी मांगने के लिए गए थे, लेकिन वो घर जो था वो एक पुलिसकर्मी एसपीओ का था। जब उसने काफी होशियारी दिखाते हुए उन आतंकियों का पीछा किया, पुलिस को बुलाया, सीआरपीएफ को बुलाया और बाद में सेना आई और वहां पर मुठभेड़ हुई जिसमें 3 आतंकी जो मारे गए थे। उसकी कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई थी उस मुठभेड़ की, जिसके बाद जिस संगठन ने सोमवार का आतंकी हमला किया कश्मीर टाइगर्स के नाम से, जिसको सुरक्षा एजेंसियां जैश ए मोहम्मद का ऑफशूट मानती हैं, उन्होंने जो है तभी कहा था कि वो इस का बदला बहुत जल्द ले लेंगे। और कल जो ही ये आतंकी हमला हुआ उसके बाद कश्मीर टाइगर्स ने सोशल मीडिया पर जो है इस हमले की न सिर्फ जिम्मेदारी ली बल्कि शुरुआती जानकारी में भी उन्होंने ये कहा कि 2 गाड़ियां जो हैं वो उन्होंने निशाने पर ली जिन पर उन्होंने हमला किया। दरअसल अगर हम कठुआ के इस इलाके की बात करें जहां पर यह आतंकी हमला हुआ है, वहां वो पहाड़ी इलाका है, दूर दराज इलाका है कठुआ जिले के बिलावर तहसील का। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि ये पाकिस्तानी आतंकी हैं जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया और उनको जाहिर है कि किसी स्थानीय समर्थन के बिना इस तरह का आतंकी हमला अंजाम देना मुमकिन नहीं था। जी, जम्मू के राजौरी में भी 2 दिन पहले 2 आतंकी घटनाएं हुई थी, अब कठुआ में हमला हुआ है। क्या इन घटनाओं में कोई कनेक्शन है? राजौरी में कुछ दिन पहले 2 आतंकी हमलों की कोशिश हुई, लेकिन उससे पहले भी अगर हम पिछले 2-3 साल के दौरान देखें, खासतौर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों ने पूरी तरह से जो है आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए अपनी रणनीति पूरी तरह से बदल दी। उसमें कई सारे कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए सरदर्द बने हैं। सबसे बड़ी जो रणनीति आतंकियों ने बदल दी है उसमें यह है कि वो संपर्क में नहीं आ रहे हैं अपने ओवरग्राउंड वर्कर्स को, जो उनके सहायतकार है जिसमें पुलिस की मुखबिर भी शामिल हो जाते थे, उनके साथ वो डायरेक्ट कांटेक्ट या फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं। ये पुलिस का कहना है। यदि किसी ओवरग्राउंड वर्कर या सहायक को, जो स्थानीय सहायक हो, उससे आतंकियों को मदद लेनी हो, वो उसको कोई जगह बताते हैं जहां पर खाने पीने का सामान या बाकी जो चीजें हैं वो रखने के लिए कहते हैं और फिर अपने मंशा के हिसाब से वो आके उन चीजों को ले लेते हैं। क्योंकि ये खुलासा राजौरी में ही हुआ था एक आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर की गिरफ्तारी के बाद। दूसरी जो रणनीति बदली है आतंकियों ने पिछले 2-3 साल से, वो ये है कि वो कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं।
खासतौर से पिछले 1 साल के दौरान जितने भी आतंकी घुसपैठ कर चुके हैं उनके पास चीन में बने वो सैटेलाइट फोन्स हैं जिनको ट्रेस करना या जिनके सिग्नल्स को पकड़ना सुरक्षा एजेंसियों के लिए मुश्किल हो रहा है। दरअसल चीन ने इस तरह के फोन जो हैं पाकिस्तानी सेना को फराहम किए हैं और माना जा रहा है कि वो फोन जो है इन आतंकियों के पास भी पहुंचे हैं। अशरफ, घाटी में दावा तो था कि आतंकी हमले कम होंगे। क्या वाकई पिछले 1-2 साल की घटनाओं को देखने के बाद अब ऐसा कहा जा सकता है? और अब तो जम्मू की तरफ भी हमले हो रहे हैं। 90 के दशक के बाद एक बार फिर जम्मू आतंकियों के निशाने पर है, कहना सही होगा? बिल्कुल, 2019 के बाद जहां कश्मीर में किसी हद तक सुरक्षा की चौकसी के चलते सुरक्षा बलों की तादाद बढ़ाने के बाद कुछ पहलुओं पर आतंकवाद को लेकर अंकुश पा लिया सुरक्षा बलों ने और पुलिस ने, लेकिन पिछले कुछ महीनों के दौरान लग रहा है कि जो सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन का दावा है कि हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी, ऐसा कुछ नहीं साफ दिख रहा है। दरअसल अगर हम 3 दिन पहले की बात करें, कुलगाम में एक ही दिन में 2 मुठभेड़ें हुई, शुक्रवार शाम से और शनिवार को वो खत्म हुई। उसमें 6 स्थानीय मिलिटेंट जो हैं वो मारे गए। जब 6 के 6 देखे गए तो 2022 के बाद वो आतंकी संगठनों में शामिल हुए थे। उसके बाद कुलगाम जिले में ही हाइडआउट में रहते थे और जबकि दावा पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से किया जा रहा था कि जो रिक्रूटमेंट लोकल युवाओं की है वो पूरी तरह से खत्म हो गई है जम्मू कश्मीर में, लेकिन उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि ऐसा नहीं है। स्थानीय युवा जो है वो भी अभी भी आतंकवाद में शामिल हो रहे हैं और आतंकवादी संगठनों से जुड़ रहे हैं। जम्मू की तरफ जो है वो बहुत ज्यादा आतंकवाद बढ़ा है और उसकी वजह यह है कि आतंकी संगठन चाहते हैं कि जम्मू में उतनी ज्यादा सेना और सुरक्षा एजेंसियों की उपस्थिति नहीं है। वहां पर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां ये मानकर चल रही थी कि यहाँ पर हालात ठीक है, यहाँ पर आतंकवाद नहीं है, तो उनका फोकस कश्मीर पे ज्यादा और जम्मू पे कम था। और उसी चीज का फायदा लेते हुए पिछले 2-3 साल के दौरान आतंकवादियों ने सबसे ज्यादा जो है आतंकी कार्रवाइयां जम्मू इलाके के खासतौर से पहाड़ी जिलों जिनमें डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ और कठुआ शामिल है, वहां पर अपनी गतिविधियां जो हैं बढ़ा दी हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ आपका। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद लौटेंगे और बात करेंगे एक बड़े फैसले की जो सुप्रीम कोर्ट से आ जाए। धरती चौकोर नहीं, गोल है। बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो झोल है। ब्लू स्काई में समंदर का रोल है। आपको पता है कोहिनूर का क्या मोल है? मोटी किताबें मत उठाइए, गूगल भी मत चलाइए, बस आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान लगाइए। हर वेडनेसडे से संडे रोज लगेगी क्लास एप्पल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक, स्पॉटिफाई, जियो सावन और गूगल पॉडकास्ट पर। वेलकम बैक। महिलाओं को पीरियड लीव मिलना चाहिए या नहीं, ये बहस देश में पिछले कई सालों से चल रही है। दुनिया के कई देशों में पीरियड लीव लागू भी है। अपने देश में भी कुछ कंपनियां हैं जो इसे लागू कर चुकी हैं। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका की वजह से ये मसला फिर सुर्खियों में है। कांग्रेस नेता और सामाजिक कार्यकर्ता जया ठाकुर की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से 6ठी और 12वीं तक की छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड और स्कूलों में महिला शौचालय उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग की गई थी। इस पर सीजेआई, डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि यह मुद्दा पॉलिसी से संबंधित है और कोर्ट्स के विचार करने के लिए नहीं है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि महिलाओं को ऐसी छुट्टी देने का नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है क्योंकि कंपनियां उन्हें काम पर रखने से परहेज कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर और इस याचिका पर हमने बात की कांग्रेस नेता और याचिकाकर्ता जया ठाकुर से ही। जया जी, आपकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि आपने याचिका में क्या क्या मांग रखी थी और थोड़ा संदर्भ भी समझाइए इस याचिका का। जी, हमने एक याचिका लगाई थी जिसमें हमने ये मांग करी थी कि 6वीं से 12वीं तक की छात्राओं को सैनिटरी पैड फ्री दी जाए सरकारी स्कूल्स में और इवन प्राइवेट स्कूल्स में ऑल्सो,
क्योंकि जो इस एज की जो लड़कियां होती हैं वो या तो संकोच में परिवार वालों को नहीं बता पाती हैं, या उन्हें पता नहीं होता है कि किस तरीके से सैनिटरी पैड खरीदना है या इसको इस्तेमाल करना है। क्योंकि ये काफी गरीब तबके की बच्चियां होती हैं और जहाँ हमारे देश में पोषण भी उनको सही से नहीं मिल रहा है, कुपोषण के शिकार हैं, ऐसे में सैनिटरी जैसी एक मुझे लगता है ऐसी चीज खरीदना जो अपने आप में खरीदना भी ऑकवर्ड है और जिसके बारे में जानकारी भी कम है, इस तरीके से अगर बच्चों को स्कूल में मुफ्त दी जाएगी तो हम अपने देश की बच्चियों को काफी ऐसी सारी बीमारियों से बचा पाएंगे जो आगे चल के उन्हें या तो पीसीओडी या यूट्रस इन्फेक्शन या इनफर्टिलिटी और कई सारी बीमारियों का कारण बनती हैं। क्योंकि गांव वगैरह में या स्मॉल टाउन्स में क्या होता है, गंदे कपड़े, घर के जो रफ कपड़े होते हैं वो बच्चियां इस्तेमाल करती हैं, और जो कॉटन का कपड़ा होता है वो एक यूज के बाद ही यूज करने लायक नहीं होता क्योंकि उसमें गंदा ब्लड होता है और ब्लड 2 to 3 आवर्स के बाद वो इन्फेक्शन उसमें डेवलप हो जाता है। तो अगर सैनिटरी पैड यूज करेंगे और उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करेंगे तो निश्चित रूप से हम उनको इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, जिसके बारे में जानकारी बहुत कम है हमारे देश में और अवेयरनेस भी कम है। क्योंकि मैं एक डॉक्टरी फील्ड से आती हूँ, आई एम अ प्रोफेशनल डॉक्टर, तो मैं इस चीज को समझती हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट इशू है। और ये हमारे देश की विडंबना है कि हमारे देश के पॉलिटिशियन इन मुद्दों को नहीं उठाते हैं, क्योंकि वुमेन पॉलिटिशियंस कम है। इस वजह से शायद ये सारे मुद्दे वहां तक या तो पहुंच नहीं पाते हैं या उठाए नहीं जाते हैं या सुने नहीं जाते हैं। तो आई थॉट कि लेट मी टेक अ स्टेप। अच्छा, आपको सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या आपने इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों से भी पहले मदद मांगी थी? देखिए, मुझे इस चीज की जरूरत इसलिए लगी क्योंकि सरकार उस तरीके के कदम नहीं उठा रही है जो इस क्षेत्र में उठाने चाहिए। जैसे सरकार ने एक मिड डे मील लाई थी, तो आज वो बच्चे भी स्कूल में जाते हैं जिनके घर में भोजन उपलब्ध नहीं है और वो सिर्फ खाने के लालच में जाते हैं और वहां पढ़ के भी आते हैं। तो हमारा मकसद है कि हम अगर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाएंगे और पूरे देश में वो लागू होगी, जो हुई है, उस पिटीशन को मान्यता मिली और सारी स्टेट से जवाब मांगा गया कि आप उनको 2 महीने का उनको टाइम फ्रेम दिया गया कि आप अपने अपने स्टेट में इस स्कीम को शुरू करिए कि सैनिटरी पैड स्कूल में बच्चों को फ्री दी जाएगी और उसके लिए आपको कितना कितना बजट लगेगा एक एस्टीमेट बना के दीजिए। तो मैं चाहती थी कि अगर मैं हाई कोर्ट में लगाती या किसी एक स्टेट में लगाती तो निश्चित रूप से एक किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए फायदा मिलता। मेरी सोच थी कि समस्त देश में ये लागू होना चाहिए, चाहे वो केरला हो या जम्मू कश्मीर हो या दिल्ली हो या अन्य जगह जहाँ पे भी एक गरीब तबका रहता है या बच्चियां रहती हैं और स्कूल जाती हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें ये सुविधा मिलनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जय आपका। वैसे आपको बता दें, बिहार और केरल 2 ऐसे राज्य हैं जहां महिलाओं को पीरियड्स लीव दी जाती हैं। फिलहाल बारी भौचक की है, जमशेद आ गए हैं। सरकार की एक योजना है, नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत सरकार लोगों को घर बनाने के लिए 1,71,000 रुपए देती है। पहली किश्त मिलती है 40,000 रुपए की, दूसरी होती है 70,000 की और तीसरी होती है 10,000 रुपए की। इसके अलावा 90 दिन की मजदूरी भी दी जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक बड़ा ही भौचक मामला सामने आया है। हुआ यूं कि 11 महिलाएं योजना की पहली किश्त यानी कि 40,000 रुपए मिलते ही घर से फरार हो गईं। खबर के मुताबिक एक महिला अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के संग फरार हो गई। मामला यूं है कि निचलौला ब्लॉक का एक पीड़ित पति अपनी पत्नी के फरार होने की खबर ब्लॉक मुख्यालय में लेकर आया। पति ने पीएम आवास योजना की दूसरी किश्त पर रोक लगाने की रिक्वेस्ट की। उसका कहना है कि मैं और मेरी पत्नी हम दोनों घर बनाना चाहते थे, इसलिए हमने पीएम आवास योजना में अप्लाई किया और कुछ महीनों की भागदौड़ के बाद हमारी एप्लीकेशन मंजूर भी हो गई। मैं और मेरी पत्नी बड़े खुश थे कि चलो भाई पैसा मिलेगा तो हम अपना घर बनवाएंगे। लेकिन जैसे ही पहली किश्त यानी 40,000 रुपए पत्नी के खाते में पहुंचे, उसके बाद मैं घर पहुंचा खुशी खुशी तो पत्नी मिली नहीं। मुझे लगा कहीं गई होगी आसपास में। थोड़ा इंतजार किया मगर कोई अता पता नहीं चला। फिर किसी ने बताया कि वो अपने एक प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई है। इसी तरह 10 और महिलाएं अलग अलग वजहों से पलायित होकर या स्वतंत्र या अपने परिवार के साथ
कहीं और रहने लगी हैं पहली किश्त मिलने के बाद। मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने इसकी जांच की। जिला प्रशासन अब ऐसे लोगों से पैसा वसूलने की तैयारी कर रहा है। जिला अधिकारी अनुनय झा ने बताया कि 11 महिलाओं पर योजना के पैसे के गलत इस्तेमाल का आरोप है, इसलिए संबंधित अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि वो इन सभी महिलाओं को ढूंढकर पैसे की वसूली करें और फिर उन पर कार्रवाई करें। तो कैसे घर बनाने वाला पैसा घर तोड़ने की वजह बन गया? आप सुन रहे थे भौचक आज तक रेडियो पर। शुक्रिया जमशेद। और दिन भर में हम अंतिम पड़ाव पर हैं। यहां हम करते हैं आपसे अपील कि यदि आप हमें सुनते हैं तो प्लीज लिखिए भी radio@aajtak.com पर कैसे लग रहे हैं हमारे पॉडकास्ट, बस यही तो बताना है। मंगलवार है तो हमारा हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर भी सुनिएगा। इसके बाद ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाने के अचूक उपाय बताए हैं डॉक्टर ने। तो ज्यादा सोचते हैं तो सोचिए मत, सुनिए ज्यादा। आज तक रेडियो आज का दिन भर प्रोड्यूस किया अंकित द्विवेदी ने, साउंड मिक्सिंग किया सचिन ने। आप सुन रहे नितिन ठाकुर को बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। आज तक रेडियो सुनते रहिए।